चैप्टर नंबर 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला वाला वीडियो एंड हुआ था और यूरी स्मिनॉफ यानी कि गोपनीक अभी भी यूजिन की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा होता है और यूजिन यही सोच रहा होता है कि ये साला कितना हिल रहा है, बस मुझे थोड़ी ही देर लगेगी और मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन तभी गोपनीक अपने बैट की हैंडल की उल्टी साइड से यूजिन की कोहनी पर मारता है और अपने आप को यूजिन की पकड़ से छुड़वा भी लेता है। अब तुझे दिखाता हूँ साले कि आखिर मैं चीज क्या हूँ। और ऐसा बोलकर वो यूजिन पर एक और जोरदार अटैक करता है, लेकिन यूजिन पानी के अंदर जाकर उस अटैक से भी बच जाता है और पूल के दूसरे साइड से निकलकर वो सांस लेता है और यही सोच रहा होता है कि अगर इसका एक भी वार मुझ पर लग गया तो मेरी हालत तो खराब हो जाएगी। लेकिन तभी यूजिन के साथ साथ हम भी देखते हैं कि यूरी फ्लोटिंग रोप पर मस्त बैलेंस बना के बैठ गया है। आज मैं तुझे मारने वाला हूँ चूहे, चाहे कुछ भी हो जाए। और यूजिन यूरी को ऐसे परफेक्ट बैलेंस में देखकर यही सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे के पास ऐसी अंड बंड अतरंगी कैसी स्किल है। लेकिन तभी यूरी उस पर एक और अटैक करता है और यूजिन उससे बचने के लिए वापस से पानी में चला जाता है। ओए ओए, कब तक तू साले पानी के अंदर रहेगा? हाँ चल मैं भी देखता हूँ कि आखिर तू कब तक वहाँ पर अपनी तशरीफ टिकाता है। और यूजिन भाई डर के मारे सांस लेने के लिए पूल के आगे की तरफ तैरने लगता है और ऊपर गोपनीक फ्लोटिंग रोप पर दौड़ते हुए उसी को फॉलो कर रहा होता है। और पानी के अंदर यूजिन की सांस धीरे धीरे फूल रही होती है और उसे ये चीज अच्छे से पता होती है कि अगर वो पानी से बाहर निकलेगा तो गोपनीक बस अपने एक ही अटैक में उसको खत्म कर देगा। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है फ्लोटिंग रोप के ऊपर और गोपनीक ऊपर से कहता है, अबे चूहे कहीं के साले 2 मिनट से ऊपर हो गया है और अभी भी तू सांस रोके हुए अंदर तैर रहा है, क्या कमाल की बात है। अबे ऊपर आना, मैं तुझे और एक कमाल दिखाता हूँ। लेकिन यूजिन पानी में तैरते हुए वापस से उससे दूर जा रहा होता है तो गोपनीक भी उसके पीछे जाने के लिए एक से दूसरी फ्लोटिंग रोप पर जंप करता है। लेकिन हम देखते हैं कि यूजिन ने अपने छोटे चाकू से दूसरी वाली फ्लोटिंग रोप को काट दिया होता है और गोपनीक चौंकता हुआ पानी के अंदर जाकर गिरता है। और तभी यूजिन पानी से बाहर निकलकर सांस ले लेता है और वापस से पानी में जाकर गोपनीक के साथ भिड़ने के लिए तैयार होता है। और दूसरी तरफ गोपनीक भी अपने बैट से यूजिन पर अटैक करने के लिए रेडी होता है। और हमें ऑथर के थ्रू बताया जाता है कि पानी के अंदर की लड़ाई बाकी लड़ाइयों से अलग होती है क्योंकि पानी प्रतिरोधक होता है और इसी वजह से इस फाइट के अंदर बड़ी चीजों से अटैक करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और होता बिल्कुल वैसा ही है। एक तरफ यूजिन अपने हाथ में चाकू लेकर उस कटी हुई फ्लोटिंग रोप को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहा होता है और यूरी उस पर बैट से अटैक करता है। लेकिन वो अटैक पानी के अंदर इतना धीमा हो जाता है कि यूजिन उसको आराम से प्रिडिक्ट करते हुए यूरी के ऊपर से तैरकर निकल लेता है और यूरी के गले में बांध देता है उसी फ्लोटिंग रोप की रस्सी को और पानी के अंदर डुबा डुबा कर उसका कुत्ता बना देता है। एंड देन हम देखते हैं कि पानी थोड़ी देर के लिए शांत हो गया है और अचानक से वहाँ से यूजिन बाहर निकलता है, यानी कि छोटे यूजिन ने गोपनीक का काम 25 कर दिया होता है और वो बाहर निकलते हुए यही कह रहा होता है, कभी भी किसी को उसके साइज के ऊपर जज नहीं करना चाहिए साले, तू तो मुझसे भी ज्यादा बच्चा निकला। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रैचल को जो मैरी को बचाते हुए कुछ भाड़े के टट्टुओं से निपट रही होती है। यानी कि ये सारी चीजें एक ही टाइम पे चल रही है, मतलब कि शॉन डिमिट्री से जिस टाइम पे लड़ रहा था उसी टाइम पर यूजिन गोपनीक से लड़ता है और उसी टाइम पर रैचल भी मैरी को बचाते हुए भाग रही होती है। रैचल घायल होने के बावजूद भी काफी सारे बंदों को डाउन कर देती है और मैरी अपनी फटेहाल हालत में रैचल से ये पूछ रही होती है कि रैचल क्या तुम ठीक हो? अब लगता है कि सिचुएशन हमारे हाथ से निकल चुकी है और हमें यहाँ से पीछे हटना होगा। नहीं, हम इनसे निपटेंगे और इन्हें मार मार कर नरक में भेजेंगे जैसा कि हमें ऑर्डर मिला था। और ये मत भूलो कि शॉन भी अकेला डिमिट्री के साथ लड़ रहा है और उसके मुकाबले ये लोग तो कुछ भी नहीं है। हम इतनों को तो संभाल ही सकते हैं, लेकिन सच बताऊं तो मेरे पास ये गोलियों की आखिरी मैगजीन ही बची है, लेकिन डेड मेंशन के ऑर्डर हमारे लिए सब कुछ है, तो हम यहाँ पर मरते दम तक कोशिश करेंगे। और रैचल की ये मोटिवेशन से भरी थोड़ी बातें सुनकर मैरी उससे फोन में देखते हुए कहती है, बेयरफुट के डिमिट्री और यूरी दोनों हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड दुश्मन है। मैं अपने तरीके से कोशिश कर रही हूँ, मैं देखती हूँ काश मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे हम उनसे लड़ सके। लेकिन रैचल मैरी से कहती है कि ऐसी गंदी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती मैरी, तुम डेड मेंशन की प्रोडक्ट हो। लेकिन मैरी उसे बताती है कि वो जो भी हो,
लेकिन असलियत में अभी हम इंजर्ड है। लेकिन तभी रेचल अपनी गन को तैयार करते हुए ये बोलती है कि मैरी, मुझे एक बात बताओ, जब हमने तुम्हें डिमिट्री से बचाया तब तुम होश में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मान लेती हूँ कि डिमिट्री के बारे में तुम जानती हो, लेकिन उन लोगों के साथ यूरी नाम का एक और बंदा है, और वो भी बेयरफुट से, ये तुम्हें कैसे पता? और रेचल की ये बात सुनकर मैरी अपनी भोली शक्ल की चुप्पी तोड़ती है और हंस के ये कहती है, उप्स, सॉरी, लगता है मैं पकड़ी गई। यानी कि मैरी यहाँ पर आने से पहले ही एनिमीज की साइड से मिली हुई है और अपनी इंजरी का नाटक करके इन लोगों का पोपट काट रही है। क्यों और आखिर किस लिए मैरी? तुम डेड मेंशन के कंट्रोल में हो, तो आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? जवाब दो मैरी, ये मेरा ऑर्डर है। हमने वो ढूंढ लिया रेचल, हमने अपना रास्ता ढूंढ लिया। मैं इस परेशानी से बहुत पहले से दूर होना चाहती थी। और ये सब सुनकर रेचल फुल शॉक में होती है कि आखिर ये क्या हो गया। और 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को बाईपास करने के लिए मैरी ने किसकी मदद ली? और मैरी रेचल को बताती है, जीरो, वो वापस आ चुका है। और ये नाम सुनकर रेचल के भी तोते उड़ जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर मैरी फटाक से रेचल की गन में से उस आखिरी मैगजीन को निकाल देती है। एंड तभी रेचल काफी ज्यादा गुस्से में मैरी पर अटैक करती है, लेकिन मैरी उसी मैगजीन को रेचल के ताजे घाव पर मारकर पीछे हट जाती है। लेकिन फिर भी रेचल मैरी से यही पूछ रही होती है कि आखिर तुम वो नाम कैसे जानती हो? लेकिन तभी रेचल के पीछे से कोई आकर उसे गन पॉइंट पे रोक लेता है। यहीं पर रुक जाइए मोहतरमा, आज के लिए आप कुछ ज्यादा ही तबाही मचा चुकी हो। और ऐसा बोलकर एक हट्टा कट्टा बंदा रेचल के सर को पीछे से पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। और मैरी ये सारा तमाशा देख रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। और तभी वहाँ पर एक भाड़े का टट्टू आकर मैरी से कहता है, आखिर इतनी सारी देर क्यों लगी तुम्हें ये काम करने में? हम कब से वेट कर रहे थे। माफ करना, थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैंने अपना काम कर दिया। तो अब यहाँ का काम खत्म हो चुका है मेरे प्यारे अंकलों, अब दूसरी जगह पर जाओ और वहाँ का काम निपटाओ। हम शॉन को इतनी देर तक वेट नहीं करने दे सकते। और रेचल के बुरे तरीके से डाउन होने के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। अब यहाँ से चैप्टर नंबर 17 की शुरुआत होती है और हमें वही कन्वर्जेशन दिखाई जाती है जो चैप्टर नंबर 11 में यूनहो की माँ और जोसेफ के फादर के बीच में हो रही थी, जहाँ पर जोसेफ का फादर यूनहो की माँ को कन्वेंस कर रहा होता है कि वो कैसे भी करके शॉन को खत्म कर दे। लेकिन यूनहो की माँ जोसेफ के फादर को जवाब देती है कि तुम पेरेंट्स कहलाने के लायक नहीं हो, और वो उसके सामने ही उस चाकू को दूर फेंक देती है। ये काफी ताज्जुब की बात है बुढ़िया, ना ही तो सेटलमेंट लेना चाहती है और ना ही बदला, और ऐसे हालातों में हाथ पर हाथ धर के बैठी रहने वाली तू अपने आप को एक पेरेंट कहती है। लेकिन यूनहो की माँ सीधा उसके मुंह पर एक चमेट मार देती है। मैंने सोचा था कि चीजें काफी बेहतर तरीके से होगी, लेकिन तो अब मुझे काफी ज्यादा दिक्कत दे रही है। और तभी हम देखते हैं कि उस क्लासरूम का दरवाजा खोलकर वहाँ पर काफी सारे भाड़े के टट्टू आ जाते हैं और जोसेफ का बाप फिर आगे बोलता है, जैसा कि मैंने कहा, हर काम में एफिशिएंसी होनी चाहिए। यानी कि यूनहो की मॉम के साथ यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं शॉन को, जो अपनी फोटो को अपने जेब में रखता है और यही सोच रहा होता है, इस सांड साले ने मेरी कमर की बैंड बजा दी, लेकिन इससे भिड़ने में एक अलग तरीके का मजा आया मुझे। आखिर कौन ही ये सोचेगा कि मैंने अपने प्रिंसिपल की ऑफिस में एक रशियन मर्सिनरी को पेला है। लेकिन ये सब सोचने के चक्कर में शॉन एक बात से अनजान होता है कि सीसीटीवी के थ्रू कब से उस पर नजर रखी जा रही है। और इस टाइम पे शॉन के दिमाग में यही बातें चल रही होती है कि आखिर ब्योंगवू कंस्ट्रक्शन वाले ऐसे नॉर्मल लोगों के हत्थे ये मर्सिनरी लोग कैसे लगे, क्योंकि ये हाई लेवल के मर्सिनरीज किसी सब्जी मंडी की सब्जियों की तरह थोड़ी ना बिकते हैं। और इतना सोचकर शॉन को समझ में आ जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कि इतनी आसानी से ये लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, यानी कि कोई तो ऐसा है जो हम में से ही इनके साथ मिला हुआ है। और शॉन का ये शक बिल्कुल सही होता है, क्योंकि तभी तो हमने मैरी को 69 डिग्री पलटी मारते हुए देखा। शॉन रेचल के पास ऐसे भगते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसको बीच में कुछ भाड़े के टट्टू मिल जाते हैं जो हथियारों के साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होते हैं। यानी कि इन लोगों ने इंतजाम तो बढ़िया किया होता है। ओए, ये रहा वो पीले बालों वाला। लेकिन ये बंदा कुछ आगे बोलता उससे पहले शॉन का घुटना इसके मुंह पर आकर लगता है और शॉन कहता है कि साला पीले बालों वाला क्या होता है, मेरा नाम भी है, और हाँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ अभी खेलूं। और ऐसा बोलते हुए शॉन ने तो 2-3 लोगों को निपटा दिया होता है और बचे हुए भाड़े के टट्टुओं में से एक
शॉन के ऊपर गन फायर कर देता है, लेकिन शॉन ने काफी इजीली उसके साइड में खड़े बंदे को उसके सामने कर दिया होता है कि ले भाई तू इसको मार। और इसके बाद शॉन एक खतरनाक सी टेक्निक को यूज करता है जिसमें वो काफी तेजी के साथ उस गन वाले बंदे की तरफ जाता है और अपनी एल्बो स्ट्राइक के जरिए उस गन की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और शॉन की स्पीड यहाँ पर बिजली की तरह होती है और उसकी ताकत होती है बिल्कुल एक जंगली भालू की तरह। और अपनी इसी ताकत के साथ वो उस गन वाले बंदे के सर पे एक हैमर पंच मारता है और इस पंच का नाम होता है आयरन फिस्ट। मतलब शॉन के पास ऐसी कई ज्यादा टेक्निक और स्किल्स है जो उसने अभी तक शोकेस नहीं की है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेचल को, जिसको अभी अभी होश आया है और वो खुद को किसी चीज से बंधा हुआ पाती है। ओह तो तुम उठ ही गई रेचल। मैरी तू साली कुतिया कहीं की, आखिर तूने हमको धोखा क्यों दिया। शांत हो जा रेचल, मैंने तुम लोगों को कोई धोखा वोखा नहीं दिया। मैं बस तुम सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि आखिर डेड मैंशन की सबसे ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट कौन है। लेकिन रेचल को यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर मैरी क्या कहना चाहती है। कि जैसा हमारे डायरेक्टर डैडी ने कहा था कि डेड मैंशन की सबसे ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट शॉन है। और यहाँ पर हमें मैरी का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेड मैंशन का वो डैडी उसके सर पे हाथ रख के यही चीज बोल रहा होता है कि शॉन बाकी बच्चों से अलग है बेटा, इसीलिए वो ग्रेटेस्ट है। और अगर तुम्हें उसकी तरह बनना है तो तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी मैरी। और मैरी इस बात से अभी इतनी ज्यादा परेशान इसीलिए होती है क्योंकि वो शॉन से पहले से चिढ़ रही होती है कि आखिर इतनी पुरानी बात को तुम लोग इतना सीरियसली क्यों लेते हो। क्योंकि शॉन तो इतने सालों से गायब था और उसने कोई मिशन भी पूरे नहीं किए और अभी उसका करंट वर्जन देखकर यही लगता है कि ये कोई जंडू बच्चा है। और एक तरफ मैं हूँ जिसके पास उससे कहीं ज्यादा अकल और स्किल्स है। और इसी के जरिए मुझे एक बात पता चली रेचल कि लेजेंड वेजेंड कुछ नहीं है, बस डेड मैंशन के द्वारा बनाई गई एक स्टोरी है। और रेचल के फोरहेड को छूते हुए वो कहती है मुझे लगता है कि हमारे डायरेक्टर डैडी अपनी गलतियों को कवर अप करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने शॉन को एक गलती के चलते खो दिया था, तो इसीलिए उन्होंने उसे एवे लेजेंड कहना शुरू कर दिया। और ये सुनकर रेचल मैरी के ऊपर अपने दांतों से अटैक करती है। अरे अरे रेचल, मैं समझती हूँ कि तुम ये क्यों कर रही हो, लेकिन इससे अच्छा ये है कि तुम सब के सब बड़े वाले गधे अपनी गलतियों को मान लो। लेकिन मुझे ये भी अच्छे से पता है कि तुम लोग नहीं मानोगे और इसीलिए मैं अपने डायरेक्टर डैडी को ये दिखा कर रहूंगी कि उनकी लेजेंड वाली स्टोरी सिर्फ उनके द्वारा बनाया गया एक बकवास झूठ है और असलियत में उनकी ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट तो मैं हूँ। और मैरी अपने बारे में जब ये सारी बकवास कर रही होती है तब रेचल की नजर पड़ती है वहाँ के मॉनिटर्स पर जहाँ पर सीसीटीवी का लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है। और वहाँ पर वो देखती है शॉन को और शॉन को कम्प्लीटली फाइन देखकर रेचल के मुंह के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और मैरी शॉक होकर रेचल से ये पूछती है कि आखिर इसमें हंसने वाली बात क्या थी, आखिर तुम हंस क्यों रही हो। तो रेचल मैरी से कहती है कि ये तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो मैरी कि जो तुम सोच रही हो वो पूरे तरीके से गलत है। ये और कुछ नहीं बस जलन है जो तुम्हें शॉन से हो रही है। आखिर तुम कौन सी फालतू की ये बातें कर रही हो, आखिर कौन सा कवर अप डेड मैंशन ने किया है। और रेचल की ये बातें सुनकर मैरी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और पलटकर यही कहती है कि ये तो मुझे पहले से पता है कि तुम लोग इस बात को नहीं मानने वाले। लेकिन तभी रेचल उससे कहती है तुम कितनी भी कोशिश कर लो मैरी, तुम शॉन के आगे नहीं टिक पाओगी क्योंकि तुम पहले से ही एक फॉल्टी प्रोडक्ट हो जो ज्यादातर बक की ही बकचोदी कर सकता है। और ये सुनकर मैरी अचानक से ट्रिगर हो जाती है और अपने बैग में से गन निकालकर रेचल पर शूट कर देती है और वो गोली रेचल को बस छू कर ही निकली होती है। ये मेरी लास्ट वार्निंग है रेचल, मेरे पास उतनी तो ताकत है कि मैं यहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ दे सकती हूँ। अगर एक बार और तुमने अपने गंदे मुंह से मुझे फॉल्टी प्रोडक्ट कहा तो तुम्हारे सर पर बनी इस निशानी को मैं एक छेद में कन्वर्ट कर दूंगी। लेकिन रेचल अभी भी उसे रोस्ट ही कर रही होती है कि यही वो चीज है जिसकी वजह से तू शॉन से कभी आगे नहीं निकल सकती। पर उनकी इन्हीं बातों के बीच वहाँ पर ब्योंगवू अपनी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ आ जाता है। माफ करना कि मैं तुम लोगों की बातों के बीच में आ रहा हूँ, लेकिन ये मेरा काम है कि मैं चीजों को अच्छे तरीके से समेटूं और तुम्हें इस तरीके से देखकर लगता है कि तुमने अपना काम बखूबी किया है। लेकिन मैं इस रेचल की बच्ची को और ज्यादा तड़पाना चाहता हूँ क्योंकि इसकी गोलियों ने मेरे कई आदमियों में छेद किए हैं। लेकिन तभी बीच में मैरी उससे पूछती है कि आखिर तुम अपने गाल को इतना क्यों सहला रहे हो, आखिर वहाँ पर क्या हुआ है। वेल ब्योंगवू इस चीज को बताता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर युनहो की माँ ने एक चमेट मारा है और अभी ब्योंगवू ने युनहो की माँ को बेहोश करके उसी क्लासरूम पर बिठा दिया होता है और युनहो को कुछ भाड़े के टट्टू ले गए होते हैं स्कूल के टेरेस पर और ये सारा काम करवाया होता है जोसेफ के बाप ने। तो मैरी उसे थैंक्स कह रही होती है कि
कि तुमने काफी ज्यादा हार्डवर्क किया है, इसके लिए अंकल जी आपका थैंक यू। लेकिन तभी ब्योंगवू के पीछे खड़ा उसका बॉडीगार्ड जो कि सस्ता मैनेजर किम है, वो ब्योंगवू के मुंह को क्लोरोफॉर्म के रुमाल से दबा देता है और उसे कुछ ही सेकंड्स में बेहोश भी कर देता है। बुरा मत मानना चेयरमैन, लेकिन मुझे काफी बढ़िया सा ऑफर मिला है और आप तो जानते ही हो कि बड़े लोग अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यानी मैरी ने इसको भी डबल क्रॉस कर दिया होता है और बेहोश होते हुए ब्योंगवू के पास आकर मैरी कहती है, अबे उल्लू के पट्टे अंकल, तेरी जरूरत मुझे तभी तक थी जब तक तू शॉन को यहाँ पर लेकर आया, और अब तू बस देखता जा, क्योंकि यहाँ पर अब जितनी भी तबाही होगी ना, उन सब चीजों का इल्जाम मैं तेरे सर पर ही डालूंगी। मैं इसे एक ऐसा इंसिडेंट बना दूंगी जिसमें एक पागल पिता अपने बेटे के साथ हुई चीजों का बदला लेने के लिए स्कूल में तबाही मचाता है। मतलब धोखों की लड़ी लग गई है यार इस चैप्टर में। वेल, हम देखते हैं कि ब्योंगवू को इस तरीके से निपटाने के बाद मैरी पलटते हुए ये कहती है, तो आखिर अब शॉन कहाँ पर छुपा हुआ है, चलो देखते हैं। लेकिन तभी उसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि सारे सीसीटीवी कैमरास काम ही नहीं कर रहे, और ये देखकर मैरी के मुंह पे 12 बज जाते हैं और उसके पीछे से रेचल उसे कहती है, डेड मेंशन के पास कुछ इतने ज्यादा खास बच्चे हैं जिनकी एबिलिटीज तुम्हारी कल्पना से परे है, और उन बच्चों को अनोखा बनाता है उनका टैलेंट। हमने ऐसे ही किसी बच्चे के नाम के आगे ग्रेटेस्ट नहीं लगाया। तुम्हारे केस में तुम एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट हो। तो मैरी रेचल को बीच में ही ऐसे पूछती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। मैरी, जब तुम डेड मेंशन में आई थी तो शॉन उससे पहले ही एक ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट बन चुका था, जिसके पास तुम्हारी इस एबिलिटी के साथ साथ और भी कई ज्यादा एबिलिटीज है, और ये सारी चीजें तुम्हारे डेड मेंशन में आने से पहले हुई थी, इसीलिए तुम नहीं जानती कि आखिर वो ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट क्यों है। और रेचल के इतना बोलते ही उस पूरे स्कूल की लाइट चली जाती है और वो सस्ता मैनेजर किम अपने मोबाइल में ऐसे देख रहा होता है कि क्या सच में आज लाइट जाने वाली थी, मेरे को तो कोई खबर नहीं मिली। लेकिन हम देखते हैं कि उसके ऊपर की सीलिंग ऐसे धीरे धीरे टूट रही है और वो सीलिंग तोड़ते हुए शॉन सीधा उस पर लैंड करता है, जिसकी वजह से मैरी भी एकदम शॉक हो गई होती है कि आखिर ऐसे कौन एंट्री लेता है, और शॉन उस सस्ते मैनेजर किम पर वही आयरन फिस्ट को मारता है। और रेचल ये सब देखकर यही सोच रही होती है, उन सारे बच्चों से बढ़कर डेड मेंशन के पास अपना एक ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जिसका नाम है कोड नेम शॉन, और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट है। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है और हमें दिखाया जाता है शॉन का पूरा परिचय। कोड नेम शॉन AKA पार्क शी-होन, डेड मेंशंस ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट एजिन 1। वेल, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है शॉन का पास्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि डेड मेंशन के डैडी उसको कहीं पे ले जा रहे होते हैं और बातों बातों में ही उसकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, और वो शॉन को बताते हैं वैसे तो डेड मेंशन के सारे बच्चे ग्रेटेस्ट है, लेकिन शॉन तुम्हारा लेवल उनसे काफी ज्यादा अलग और ऊपर है, और तुम्हारे जैसी टॉप नॉच स्किल वाला बच्चा ही इस पूरे डेड मेंशन का सबसे बेस्ट बच्चा माना जाएगा। तुम एक मास्टरपीस हो शॉन, जिसे हमने बनाया है। तुम डेड मेंशन के फर्स्ट नंबर के मास्टरपीस हो शॉन। और हम देखते हैं कि डैडी शॉन को एक टैटू आर्टिस्ट के पास लेकर आए हैं, जो ऑब्वियसली डेड मेंशन का ही टैटू आर्टिस्ट होगा, और इसी ने शॉन के कंधे पर वो 1 लिखा हुआ टैटू बनाया होगा। वेल, हम इस पास्ट के सीन में छोटी मैरी को भी स्पॉट करते हैं, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शॉन का नंबर 1 बनना उसे पसंद नहीं आया। और यहाँ से हम वापस आते हैं प्रेजेंट में, और शॉन मैरी के हिडन स्पॉट पर पहुंच गया होता है, और रेचल शॉन को चिल्लाकर बताती है कि मैरी ही वो गद्दारी करबे है जिसने ये सब किया है। आपको बताने की जरूरत नहीं थी रेचल, मैं तो पहले से जानता था कि इसके साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और शॉन अब बिल्कुल रेडी होता है कि वो अब मैरी की अच्छे से खबर लेगा, लेकिन मैरी उसे वापस से पोक करती है कि क्या तुम एक लड़की पर हाथ उठाओगे शॉन। और ऐसा बोलकर वो अपनी जेब में से एक नाइफ निकालती है और तुरंत ही शॉन पर अटैक करती है, और शॉन उसके अटैक से बच रहा होता है और बचते बचते यही सोच रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मैरी मुझ पर अटैक कर रही है, और वो भी डेड मेंशन का होने के बावजूद, यानी कि सच में उसने 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल को बाईपास कर दिया है। लेकिन अभी के लिए मुझे फाइट पे ध्यान देना होगा। ऐसा सोचकर वो काफी स्पीड में मैरी की तरफ जाता है और मैरी पर एक अटैक भी करता है, और उसे ये बताता है कि अब ये बात को मत भूलना कि तुमने मुझ पर पहले अटैक किया था, इसलिए मैंने तुम्हें मारा। तो मैरी एक फटका खाने के बाद शॉन से कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ
कि मैं तुम्हारे खिलाफ अपनी ताकत से नहीं जीत सकती। और इतना बोलते ही मैरी काफी स्पीड में शॉन की साइड में आती है और उसके गले पर हाथ डालकर एक खतरनाक सी स्मैक मारती है। और मैरी का ये मूव काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, जिससे शॉन भी काफी मुश्किल से बचता है। और रैचल ये देखकर कहती है, आखिर ये कौन सा मूव है, ये तो हमने डेड मेंशन में कभी सिखाया ही नहीं है। और इन दोनों को ऐसे चौंका कर मैरी उस रूम में से भाग जाती है, लेकिन रैचल चिल्लाकर शॉन को बताती है, जल्दी करो शॉन, तुम्हें उसे पकड़ना ही होगा, क्योंकि इन सारे लफड़ों के पीछे कोई और है जो मैरी से ये सब करवा रहा है। और शॉन ये सोच रहा होता है कि कोई और, लेकिन कौन? अरे जल्दी करो, मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए प्लीज जल्दी करो। तो शॉन भी काफी स्पीड में मैरी का पीछा करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में यही चीजें चल रही होती है कि आखिर इन सब के पीछे कौन होगा जो मैरी को ये सब करने पर मजबूर कर रहा है। और वो जो भी है उसे अच्छे से पता है कि आखिर उन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को कैसे बाईपास करना है। हम देखते हैं कि मैरी साइंस लैब का डोर खोलकर अंदर जाने ही वाली होती है, लेकिन शॉन चिल्लाकर उसे कहता है, ओए मैरी रुक जा, मुझे बस तुझसे बात करनी है। अरे भागना बंद करो यार, मैं भी कुछ जानना चाहता हूँ। और शॉन देखता है कि मैरी के हाथों में साइंस लैब के कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बॉटल्स है। आखिर तुमसे ये किसने कहा कि मैं भाग रही थी, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और ऐसा बोलकर वो उन केमिकल्स को हवा में उछाल देती है, जिसकी वजह से एक तगड़ा वाला ब्लास्ट होता है। और शॉन यही सोच रहा होता है कि इतनी छोटी सी चीजें और इतना बड़ा धमाका। और इस ब्लास्ट के धुएं को सूंघकर शॉन को ये पता चल जाता है कि इसके अंदर सोडियम मेटल, रेड फास्फोरस और एमोनिया है। और ये पूरी साइंस लैब ऐसे कई सारे केमिकल्स से भरी पड़ी है। और इसी ब्लास्ट के रिएक्शन से पूरी लैब के अंदर धुआं और धमाके होने लगते हैं। एंड इसी के बीच मैरी अपने एरो नाइफ के थ्रू शॉन पर अटैक करती है। और मैरी के 1-2 अटैक तो शॉन को लग भी जाते हैं, जिसकी वजह से शॉन को ये रियलाइज होता है कि मैरी उसकी सारी फाइटिंग स्टाइल को सीसीटीवी के जरिए देख रही थी। अब शॉन भी किसी चीज को उठाकर एज ए वेपन यूज करना चाहता है, लेकिन मैरी उसे वो करने से भी रोक लेती है। शॉन, मुझे ये अच्छे से पता है कि तुम जब भी डिसएडवांटेज में होते हो तो अपने आसपास की किसी भी चीज को उठाकर तुम उससे अटैक या फिर डिफेंस करते हो। और मैरी वहाँ पर पड़े एक अर्थ ग्लोब को हाथ से उछालती है और ये कहती है कि तुम अकेले नहीं हो जो ये कर सकते हो। और उसी ग्लोब से शॉन का ध्यान भटकाकर उस पर एक और जोरदार अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शॉन के हाथ में काफी ज्यादा गहरा घाव बन गया होता है और वहाँ से खून भी निकल रहा होता है। और लैब में हो रहे धमाकों के चलते शॉन की जैकेट भी जलने लगती है, तो वो उसे निकालकर मैरी के ऊपर फेंकता है और लैब से बाहर भाग जाता है। और यहाँ पर हम उसके काफी सारे ब्लड लॉस को देख सकते हैं। अरे यार, जितना मैंने सोचा था मेरा उससे भी ज्यादा खून बह चुका है। लगता है कि मैरी एक ही घाव पर बार बार मारने के लिए एक्सपर्ट है। और हम देखते हैं कि शॉन अभी स्कूल की लाइब्रेरी में आया है और उसके दिमाग में ये सारे ख्याल एक साथ चल रहे होते हैं। और उसे याद आती है वही बात जो उसको रैचल ने कही थी कि ये सारी चीजें शॉन तुम्हारी ही वजह से हुई है। और शॉन अभी इस चीज को रिग्रेट कर रहा होता है कि कैसे उसकी वजह से यूनहो और उसकी माँ पर मुसीबत आ गई और एक नॉर्मल से स्कूल के अंदर मर्सिनरी घुस गए। और इससे भी ऊपर वो अभी तक उनको रोकने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ। मैरी शॉन के खून के धब्बों का पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच जाती है। शॉन, आखिर तुम कहाँ हो? इतना सारा खून निकलने के बाद तुम्हारी बत्ती तो गुल हो गई होगी। क्या तुम जिंदा हो या टपक गए? और हम देखते हैं शॉन को, जो एक बड़े से बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ होता है। और मैरी उसे चिल्लाकर यही बता रही होती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सुन सकते हो शॉन, तो एक बात को अच्छे तरीके से जान लो कि तुम ग्रेटेस्ट नहीं हो और ना ही कभी थे। तुम्हारा होना ही एक तरह का छलावा है जो डायरेक्टर डैडी ने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए बनाया है। मैं ये जानती हूँ कि उनसे ये गलती हुई है, क्योंकि उन्होंने तुमको ये टाइटल काफी इजीली दे दिया। उन्होंने उस वक्त पर जरा भी परवाह नहीं की कि आखिर भविष्य में आने वाला कोई और बच्चा तुमसे ज्यादा टैलेंटेड भी हो सकता है। और ऐसा बोलते हुए वो फटाक से शॉन की लोकेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन उसके साथ साथ हम भी देखते हैं कि वहाँ पर तो शॉन है ही नहीं, बल्कि वहाँ पर तो एक स्टेपलर पड़ी है और बस खून के कुछ धब्बे हैं। और तभी शॉन उसके पीछे से आकर उसे कहता है, आज तो तूने बहुत बकबक कर ली मैरी, आखिर तुम इतना भौंकती ही क्यों हो? और मैरी पलटकर काफी स्पीड में एक और अटैक करती है, लेकिन शॉन ने इस बार एकदम इजीली एक बुक से इस अटैक को रोक लिया होता है। और मैरी देखती है कि शॉन के जिस हाथ पर उसने इतना बड़ा घाव दिया था, वहाँ पर शॉन ने स्टेपलर लगाकर उस घाव को सील कर दिया है और उसका खून भी बहना रुक चुका है। और शॉन उससे कहता है
कि इससे पहले कि तुम ग्रेटेस्ट मास्टरपीस वाली और भी ज्यादा बकचोदी करो। ऐसा बोलकर वो मैरी के जबड़े पर एक तनतनाता मुक्का मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें पहले बेसिक सीखने चाहिए थे। और मैरी एक ही मुक्के में टप्पा खाते हुए दूर जाकर गिरती है और बस ये एक ही मुक्के में मैरी की सारी चुल निकल गई होती है ग्रेटेस्ट बनने की। और शॉन उसे कहता है, क्या तू जानती नहीं है कि तू अभी लाइब्रेरी में है? तो अब ऐसे ही चुपचाप से मेरे सवाल का जवाब दे। आखिर किस तरीके से तूने उन 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स को बाईपास किया? और शॉन के इस खतरनाक लुक के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है। तो आखिर शॉन क्यों 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल को बाईपास करने का रास्ता जानना चाहता है? और क्या शॉन और रेचल की गैंग के अगेंस्ट में अब कोई और ऐसा बचा है जो उनको टक्कर दे सके? कहानी आगे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्शन से भरी है और उसे देखते रहने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और मैं आपको बहुत ही जल्द मिलूंगा एक और बड़ी वीडियो के साथ।